हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम के 5 बजे वाली आपकी क्लास होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास। हम सारे सब्जेक्ट यहाँ पे डिवाइस देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, जिसमें पैडागॉजी सेक्शन तो इंक्लूड है ही, साथ ही कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं ये सभी को गुड इवनिंग, एंड लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण है क्या? गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, या फिर ये सभी? क्यों जो है मैथ्स को सिलेबस में इंक्लूड किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में। सुपर टेट में भी आपके मैथ्स के जो है 20 मार्क्स रहते हैं, इसका 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी रीज़न है, इसलिए मैथ्स जो है इम्पॉर्टेंट है। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, विषयों में सहसंबंध दर्शाना, या फिर ये सभी? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है। जितने भी लोगों ने डी रिप्लाई किया है बिल्कुल सही आंसर है। बाल केंद्रित भी होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स है तो क्रिया प्रधान भी होना चाहिए, और को रिलेट भी करता रहना चाहिए अदर सब्जेक्ट से। उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है क्या? विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियाँ, या फिर व्यायाम? और यहाँ पे सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यायाम नहीं है, बाकी विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं यानी जो एक्स्ट्रा क्लासेस जिसे हम कहते हैं, और गोष्ठियाँ जो हैं वो बिल्कुल हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लेंगे, अच्छा प्रश्न है ये। कक्षा 4 के लिए समय की मूल्य, समय एक टॉपिक का नाम है, टाइम रहता है चैप्टर मैथ्स में, वो वाला चैप्टर की बात हो रही है। इसके मूल्यांकन का या के प्राचल होगा या होंगे, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सादृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेंगी। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, जैसे कि एएम पीएम की संकल्पना समझना। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी क्या होती है? जो डिजिटल वॉचेस होती हैं जिसमें टाइम लिखा होता है, जैसे 10 बजे हैं, जैसे आपके मोबाइल में होता है 10 बजे हैं तो 10:30। और सादृश घड़ी कौन सी होती है? जो सुई कांटे वाली होती है, उसमें आपको समझना पड़ता है कि कितना ये कांटा यहाँ पे और इतना बचा हुआ है। तो क्लास 4th लेवल की क्योंकि बात हो रही है, तो यहाँ पे सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट सेकंड, ये सारी चीज़ें बच्चों को बनना चाहिए, और दोनों तरह की घड़ियों में वो समय देख सकें, ये भी आना चाहिए। अब अगला देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। 2424 में अंक 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? यानी कि टोटल कितना होगा उनकी प्लेस वैल्यू का? फटाफट से गेस करिए, काफ़ी आसान है ये तो देखिए यहाँ पे है, एक जो 2 है वो कौन से स्थान पे? 1000वें स्थान पे है ना, 1000 प्लेस पे है, तो ये 2000 हो गया। और ये जो है 10th प्लेस पे है, यानी कि 10वें स्थान पे, 2.5 स्थान पे है, नॉट 10वें, तो ये हो गया 20। बस आपको इसका योगफल यानी टोटल बताना है। तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2020, जो कि ये साल चल रहा है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सपना विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2, 2 धन 2, सॉरी, अथवा 4 बराबर 1 धन 3, यानी कि वो एक ही संख्या को अलग अलग तरीके से व्यक्त करना जानती है। इस तरह में एग्जाम्पल भी दे दिया। अब वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है यह आपको बताना है। गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिय अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था, या विभाजनात्मक अवस्था? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संक्रिय अवस्था में है, यानी कि संख्याओं पे वो ये जो संक्रियाएं होती हैं एडिशन वगैरह की, वो सब वो कर सकती है, और उसकी वो कॉन्सेप्ट को समझ गई है कि जैसे 1 में 3 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, इस तरह से वो 4 में 0 जोड़ देंगे तो भी 4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट को वो अच्छी तरह से समझ गई है और विभिन्न तरह से संक्रिया करके दिखा सकती है। रामदेव एक अध्यापक हैं जो प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान एक छात्र की अभ्यास पुस्तिका पर इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं। एक बच्चा अपनी बुक में कॉपी में ऐसा लिखता है, 7 और 11 का लसा 7,
3 और 5 का लसा 3। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से उसने लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि छात्र को बोध नहीं है किस चीज़ का। जाहिर सी बात है छात्र ने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इसने 7 को मान लिया, इसमें इसने 3 को, यानी जो छोटी वाली संख्या है उसी को लसा मान लिया है, यानी कि एलसीएम जिसे हम कहते हैं। तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको बताना है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शंस देख लेंगे। छात्र को यह समझ नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है। छात्र के अनुसार छोटी संख्या लसा होती है। अभाज्य संख्याओं का लसा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्र को क्या नहीं पता है, ये समझ नहीं है कि अभाज्य संख्याएं जो होती है उसका लसा उनका गुणनफल होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रश्न के लिए, जो कि सीटेट ने सही माना है। नेक्स्ट देख लेंगे। गणित के एक अध्यापक ने इकाई योजना को इस प्रकार परिभाषित किया। एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समयावधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है ना। इकाई को इस तरह से डिफाइन किया है एक टीचर ने मैथ्स के। तो अध्यापक के द्वारा परिभाषित की गई इकाई योजना किसका कथन है। ये आपको देखिए प्रश्न सिंपल ये पूछ रहा था कि ये पूरा जो कथन है वो किसका कथन है, किसने ये कथन दिया है, लेकिन प्रश्न को घुमाया थोड़ा सा। किस लिए किए घुमाया, ताकि आपका टाइम जाए, आप थोड़ा कंफ्यूज हों, पर नहीं होना है। ये सीटेट की रूल ही है, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पोर्टर, हिन्ना, हेंसन, प्रेस्टन। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हिन्ना जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल किशन प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है क्या। शिक्षण विधि, अभिरुचि विधि, प्रेरणा विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो गणित शिक्षण की समस्या दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि हम उनको प्रेरित करके, छात्रों को प्रेरित करके हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब वो प्रेरित हम कैसे करेंगे वो हमारी प्रॉब्लम है, यानी कि टीचर की प्रॉब्लम है ना, उसके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में निगमन विधि का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है। अंक गणित में, नवीन समस्या को हल करने में, बीजगणित में समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में, ज्यामिति में किसी प्रमेय को हल करने में, या फिर ये सभी। निगमन विधि जिसमें पहले नियम और फिर उसके बाद उदाहरणों की ओर हम जाते हैं। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है डी, इन सभी में ही निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने गेस किया था तो आपने कोई एक भी गेस किया होगा तो वो सही है, क्योंकि ये सारे ही होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे हैं ऑप्शन नंबर डी ही गेस करके आना है। आगमन विधि का दोष है क्या। इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता। इस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसमें बालक को अधिक समय से कम ज्ञान प्राप्त होता है, जिन टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ज्ञान कम मिलता है, या फिर ये सभी। आगमन विधि का, जिसमें पहले उदाहरणों के माध्यम से फिर हम निष्कर्ष तक यानी एक नियम पर पहुंचते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही इसके दोष के अंतर्गत आ जाते हैं। टाइम तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा लगता ही है। उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है क्या। छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है, या फिर ये सभी। बिल्कुल बिल्कुल, आज ज़्यादातर आंसर आपके उपर्युक्त सभी ही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये इसका लाभ है उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण का, कि पहले तो कठिनाइयाँ समस्याएं क्या आ रही हैं ये पता चल जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे, उस हिसाब से शिक्षण विधि का ही प्रयोग करेंगे, तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया ऑटोमेटिकली प्रभावशाली हो जाएगी। और बच्चे जो है, अगर हम उनकी जो प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है उसे हम पहले ही सुधार कर रहे हैं उसमें, तो भविष्य में वो ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है क्या। छात्रों की उपलब्धि की जानकारी, शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन, परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण, या सार्थक भविष्यवाणी।
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, किंतु छात्रों की उपलब्धि की जानकारी हमें हो जाती है मूल्यांकन से। शिक्षक को भी मार्गदर्शन मिल जाता है, मूल्यांकन करने से समझ में आ जाता है। कई बार होता है ना, हम लोग क्लास में बहुत सारा अपनी जान में हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत खूब सारी मेहनत, पूरा जी लगा के पढ़ा डाला, और लास्ट में जब हम उसको टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चों को तो कुछ समझ भी नहीं आया था, वो तो सबके 0 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, है ना। तो वहाँ हमें समझ में आता है कि नहीं, अभी हमारी टेक्निक में कुछ कमी है, इन बच्चों को हमें कुछ अलग टेक्निक से पढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किस तरह से शिक्षण करना है उसका मार्गदर्शन मिल जाता है, और सार्थक भविष्यवाणी भी की जा सकती है किसी भी बच्चे के बारे में। कौन सा बिंदु अध्यापक के सामाजिक गुण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? सामाजिक गुण ध्यान दीजिएगा, जो नहीं आता सामाजिक गुण में। नेतृत्व की क्षमता, न्यायप्रिय, बालकों की कठिनाई को समझना, पक्षपात रहित व्यवहार। तो देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बालकों की कठिनाई को समझना। ये सामाजिक गुण के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है साइकोलॉजी में आ जाता है। पहली बात तो जो बाल विकास और मनोविज्ञान जो हम समझते हैं वो पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम बच्चों की चीज़ों को समझ सकें, और साथ ही हमारी ट्रेनिंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो फिलहाल नेतृत्व की क्षमता होना टीचर में, न्यायप्रिय होना, पक्षपात रहित व्यवहार, वही चीज़ हो गई, न्यायप्रिय एक ही चीज़ हो गई है दोनों। ये सब जो है सामाजिक गुण है। नेक्स्ट देख लेंगे। गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, धैर्य, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति आदि गुणों का विकास होता है। ये गणित के किस मूल्य से संबंधित है? आत्मानुशासन संबंधी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, या फिर नैतिक मूल्य? वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे हमारी ये क्लास चलती है। सुपर टेट की क्लास तो 10 बजे डेली चल रही है लैंग्वेज की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आता है। ये नैतिक मूल्य के अंतर्गत आ जाते हैं। समय की पाबंदी, धैर्य रखना, नियमों पर अडिग रहना, ये स्वच्छता बनाए रखना, यथार्थता, ये सारी चीज़ें। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।